देखो अभी तक ना हमने दिल्ली सल्तनत में क्या मोहम्मद गौरी को देख लिया है। मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। फिर आगे हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में किस तरीके के इम्प्रूवमेंट हुए। ठीक है, तो पहले ना मैं ओवरऑल एक ना कहानी सुना देता हूँ छोटी सी, फिर इनके वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन देख लेंगे। दिल्ली सल्तनत क्या हो जाएगा कंप्लीट, और कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा हमने अभी तक देखो क्या देखा था। हमने देखा था कि मोहम्मद गौरी भारत में आता है और किस तरीके से यहाँ पे 3 फेमस युद्धों के द्वारा वो अपनी सत्ता बनाने में कामयाब रहता है। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इधर के एरिया में, और वो उसका एक स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को वो इधर का गवर्नर बना के और वो अपने गौर प्रदेश में चला जाता है। अब हम ये देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या क्या काम किए गए और उस दौरान मोहम्मद गौरी की क्या भूमिका रही। ठीक है, देख लो। अच्छा हम क्या देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया दिल्ली के प्रदेशों का गवर्नर। होता यह है कि उस बात है 1206 की। 1206 में पंजाब के बॉर्डर पे खोखर जातियों के द्वारा विद्रोह हो जाता है, और उस विद्रोह के दौरान दबाने के दौरान जब वो आया यहाँ पे, तो उसको एक चाकू लग जाता है और फिर कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि पंजाब में खोखर जातियों के विद्रोह को दबाते हुए 1206 में मोहम्मद गौरी की हो जाती है मौत हो गई। पर अब मसले ये हो गए कि ये गुलाम था, इसको आज़ाद तो किया नहीं था, एज अ गवर्नर वो काम कर रहा था। अच्छा अब बॉस रहा नहीं, तो होगा क्या, होगा वही जो हमेशा से इतिहास में चला आ रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट रूलर इन ओन टेरिटरी। जहाँ जहाँ उसका शासन था उसने क्या किया, खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। लेकिन क्या वो दास्ता से मुक्त हुआ? और इस्लाम में ना एक परंपरा है, जो एक बार गुलाम बन गया ना वो गुलामी रहेगा मरते समय तक, टिल तब तक जब तक कि वो राजा उसे दासता से मुक्ति का प्रमाण पत्र ना दे दे, अनुमोदन ना दे दे। वो देखा ना बाहुबली, कटप्पा क्या है उसमें, गुलाम है। अच्छा वो आज़ाद तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसका राजा जिसने उसे गुलाम बनाया है वो उसको दास्ता से मुक्ति ना कर दे। वो भाग भी जाएगा तो गुलाम ही कहलाएगा और जल्दी से कोई उसको आश्रय देगा नहीं। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि अब जैसे ही पंजाब में 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये स्वतंत्र राजा हो गया। अच्छा ये है गुलाम है, तो इसने जिस वंश की स्थापना की, या हम देखते हैं कि 1206 से लेके 1290 तक जितने भी राजा रहे वो सबके सब इस वंश को ही क्या कह दिया गया, गुलाम वंश। इलवरी वो कबीला जहां से ये तुर्की में संबंध था, तो इस पूरे ही वंश को क्या बोला गया, गुलाम वंश बोला गया। क्यों? क्योंकि ये खुद जो फाउंडर है वो खुद गुलाम है, और उसके बाद भी जितने लोग आए वो लगभग या तो इसके गुलाम रहे या फिर इल्तुतमिश के गुलाम रहे। इल्तुतमिश खुद इसका गुलाम था। इल्तुतमिश ने काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 25 वर्षों तक शासन किया, वो इसका गुलाम है। इल्तुतमिश ने 40 बनाया, उसके बाद वो लंबे समय तक, देखो 1290 तक वो शासन में रहे, सारे के सारे स्लेव थे। तो इस वजह से हम इस वंश को ही क्या बोल देते हैं, गुलाम वंश या ममलूक वंश या स्लेव डायनेस्टी। तो अब हमें पढ़ना क्या है, स्लेव डायनेस्टी। अच्छा स्लेव डायनेस्टी में फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज दी फाउंडर। पहले ना एक इसको ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद सीधा एक एक जो प्रश्न है वो हम देख लेंगे। अच्छा है क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है 1206 से 1210 तक शासन बना देता है यहाँ पे। ठीक, अच्छा बहुत ना कम ड्यूरेशन मिला है उसको, तो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट में कर नहीं पाया, लेकिन 4 सालों में वो भारत में मुस्लिम सत्ता को बनाए रखने में कामयाब रहा। वो भी उस समय में जब हमेशा युद्ध चल रहे हैं आपसी राजपूत राजाओं के बीच में, वहाँ में ये अपनी सत्ता को बचाने में कामयाब रहा। अच्छा ये स्लेव है, मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था, स्लेव। अच्छा दूसरा देखो, एक तो ये हो गया स्लेव ऑफ द मोहम्मद गौरी। नंबर 2, इसने गवर्नर बनने के बाद जो अपनी राजधानी रखी वो लाहौर रखी, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी राजधानी क्या थी, तो कैपिटल वॉज इन लाहौर। पहला प्रश्न हो गया मोहम्मद गौरी से आपको, सॉरी ये कौन है, ऐबक से। ठीक, देखो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक पहला राजा है जो भारतीय प्रदेशों में टाइम निकाल रहा है। अच्छा जब ये भारतीय प्रदेशों में टाइम निकालेगा तो कंस्ट्रक्शन कराएगा और इस्लामिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगी सारी की सारी। तो हम क्या देखते हैं कि मोटे मोटे इसने 3 कंस्ट्रक्शन कराए हैं। तीनों से प्रश्न आता है आपको, कौन से 3 हैं, देखो नंबर 1 कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद।
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है, बहुत पूछा जाता है। कुव्वत उल इस्लाम, ये लो हिंदी में भी हो गई, हिंदी वाले देख लेंगे। नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कुव्वत उल इस्लाम। दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा, दूसरी कंस्ट्रक्शन हो गई। अच्छा, ये पूछा जाता है कहाँ पे है, तो एक कहाँ पे है? कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में है। दूसरा कहाँ है? अजमेर में है, 2.5 दिन का झोपड़ा। और तीसरा क्या है? कुतुब मीनार। अच्छा, इसके एक शेख और सेंट कह दें, शेख कह दें, इसके गुरु कह दें, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, जिनके सम्मान में इसने क्या किया? कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया। लेकिन बेचारे के समय एक मौत हो जाती है और ये इसको पूरा नहीं करवा पाता है। तो 3 मोटे मोटे कंस्ट्रक्शन हो गए। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ भारत में पहली कौन सी मस्जिद बनी? तो पहली मस्जिद कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत की क्या हो जाएगी? पहली मस्जिद है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लो। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्या हो गया? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? चौथा क्या हो गया? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ना सबको पता है, पर किसके सम्मान में बनाई ये बात जान लो। ये किसके सम्मान में है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्लियर? ठीक। अब हम क्या देखते हैं कि इसको लाख बख्श भी कहा गया। देखो, इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे इसके संरक्षण में, और इनको लाखों मुद्राएं दान में दे देता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? लाख बख्श। लाख बख्श, ठीक है, इसको लाख बख्श कहा गया है। दूसरा, अच्छा, इसके दरबार में एक बहुत विद्वान व्यक्ति है, हसन उल निज़ामी। इनकी एक पुस्तक है ताजुल मसिन, इंग्लिश में मसिन कर देते हैं, हिंदी में ताजुल मासिर है, और ये पूछी ही पूछी जाती है। बुक का क्या नाम है? ताज उल मासिर। लर्न कर लेना इसको, इम्पॉर्टेंट बुक है। और मतलब मिडिवल प्री मिडिवल हिस्ट्री में ना इससे हमें काफ़ी रेफरेंसेस भी मिलते हैं, और इससे इनका इतिहास लिखने की भी हमारी एक समझ बनती है, इसलिए आपसे पूछी जाती है। फिर एक फेमस क्वेश्चन है कि इसकी मौत कैसी हुई? ही फेल फ्रॉम द हॉर्स वाइल प्लेइंग अ पोलो। पोलो खेल रहा था, स्टिक मारने के चक्कर में सर के बल नीचे गिरा होगा, वहीं से टिकट कट जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि इसकी मौत से भी प्रश्न आ जाता है कि इसकी मौत कैसे हुई। चौगान क्या होता है? पोलो। ठीक, तो हम क्या देखते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक से हमारे कितने प्रश्न बन गए? 4। ये प्रश्न नंबर 5। अब ये हो गया छठा। अब देखो, एग्जामिनर मर भी जाएगा ना तो आपसे 7वां प्रश्न नहीं बना पाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है। कहानी आपको सुनाई दी है, अब कहीं से भी पढ़ लोगे, नहीं भी पढ़ोगे तो इसका स्क्रीनशॉट रख लोगे ना, तो प्रश्न यही है, चाहे फिर कोई सी भी किताब खोल लो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें। ठीक, फिर देखो, इसका बेटा है आराम शाह। अच्छा, आराम शाह ना अपने नाम की तरह आराम पसंद है, दिल्ली सल्तनत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, मतलब शराब और शराब में डूबा रहता है। अमीरों को कोर्ट नोबल्स, अमीर मतलब कोर्ट नोबल्स, छोड़ दो पढ़ा उसको, अमीर मतलब कोर्ट नोबल्स। अच्छा, कोर्ट नोबल्स को ऐसा लगता है कि अगर ये रहेगा तो, क्योंकि न्यूली इस्टेब्लिश सल्तनत है, बहुत दिनों तक सत्ता में टिक नहीं पाएंगे और ये सल्तनत क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। तो होता ये है कि इल्तुतमिश वॉज दी गवर्नर ऑफ बदायूं दैट टाइम। Court nobles called the Iltutmish, and Iltutmish came in Lahore, and होता क्या है कि आफ्टर किलिंग ऑफ आराम शाह इल्तुतमिश केम टू द थ्रोन, मतलब आता है बदायूं से, इसकी हत्या करता है और राजा बन जाता है। तो अब हमें डिस्कस क्या करना है? मेनली अब हमें डिस्कस करना है इल्तुतमिश। तो अब क्या देखेंगे? इल्तुतमिश।